हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश में पहली बार टीचरों की संख्या 1 करोड़ पार, लेकिन 1 लाख स्कूलों में एक ही। 8,000 स्कूलों में कोई स्टूडेंट नहीं। देश में पहली बार किसी शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। हालांकि देश भर में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही शिक्षक हैं। वहीं 7,993 स्कूलों में एक भी नामांकन नहीं है, यानी कि वहां कोई पढ़ता नहीं है। हालांकि पिछले सत्र की तुलना में इन दोनों आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। यह आंकड़े यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइस के शैक्षणिक सत्र 2024-25 की रिपोर्ट में सामने आए हैं। यूडाइस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का डेटाबेस है जिसका उद्देश्य सभी स्कूलों से शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी एकत्रित करना है। रोजगार के लिए बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देगी बिहार सरकार। 6 महीने में 2 लाख तक मिलेंगे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी। बता दें कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसकी पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। वहीं सितंबर महीने से ही महिलाओं के बैंक खाते में पैसे का ट्रांसफर किया जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद उसका आकलन करते हुए जरूरत के मुताबिक 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है। दुबे सिंडिकेट की जांच कर रही एसआईटी अध्यक्ष बदले। अब आईपीएस सत्यजीत गुप्ता एसआईटी हेड बने। एक एडिशनल डीसीपी और 7 एसीपी टीम में शामिल। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एसआईटी में बड़ा फेरबदल करते हुए अब आईपीएस सत्यजीत गुप्ता को इसकी कमान सौंप दी है। इसके साथ ही एक डीसीपी और 7 एसीपी को एसआईटी में शामिल किया गया है, इससे कि एसआईटी जल्द से जल्द पारदर्शिता के साथ अपनी जांच पूरी कर सके। 5 महीने पहले इस एसआईटी का गठन किया गया, वहीं जल्द मामले की पूरी जांच हो सके इसलिए दिग्गज अफसरों को इसमें शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बताया कि 28 अगस्त 2025 को एसआईटी में फेरबदल करते हुए दोबारा गठन किया गया है। एसआईटी में अब कुल 8 सदस्य शामिल कर दिए गए हैं, जिससे इसकी कार्यक्षमता एवं जांच क्षमता से और अधिक वृद्धि हो सके और डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता को एसआईटी का हेड बनाया गया है। एमबीबीएस दाखिले के लिए बन गए फ्रीडम फाइटर के नाती पोते। प्रदेश के 9 जिलों में 66 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए। फेक सर्टिफिकेट से पाया एडमिशन। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मेरठ में बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल सीट हथियाने के बाद अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के कोटे में घोटाला हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के जांच में खुलासा हुआ है कि एमबीबीएस की पढ़ाई में कई उम्मीदवारों ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों फ्रीडम फाइटर के नाती पोते साबित कर प्रवेश ले लिया। जांच में अब तक 79 सीटों में से 66 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ये स्टूडेंट्स 9 जिले के हैं। इस फर्जीवाड़े ने प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आगरा की रहने वाली छात्रा साखी विश्वास का मामला सामने आया। उसने यूपी नीट 2025 में 7,58,778वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और एससी वर्ग का लाभ लेकर एमबीबीएस में दाखिला पा लिया। संस्थान की जांच समिति को उसका प्रमाण पत्र संदिग्ध लगा। प्राचार्य डॉक्टर योगेश गोयल ने मामले को डीएम आगरा के पास सत्यापन के लिए भेजा। जांच में पाया गया कि दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी थे और उस पर किए गए हस्ताक्षर भी नकली थे। राहुल प्रियंका के खिलाफ केस लड़ रहे बीजेपी नेता को सुरक्षा मिली। लखनऊ हाईकोर्ट ने Y+ श्रेणी पर मांगी रिपोर्ट।
तुरंत पीएसओ देने का आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ केस लड़ रहे बीजेपी के नेता को हाईकोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश दिया है। नेता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए Y+ श्रेणी की सुरक्षा मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही उनके लिए 24 घंटे एक पीएसओ की तैनाती का आदेश दिया गया है। बीजेपी नेता एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर रीट दायर की है। विघ्नेश ने बताया कि उनके परिवार पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं, उन्हें भी जान का खतरा है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा मांगी थी। राम दरबार की आरती में भक्त भी हो सकेंगे शामिल, अभी केवल ऑफलाइन सुविधा। 3 आरतियों में केवल 15-15 भक्तों को अनुमति। भक्तों की बेहद इच्छा को देखते हुए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को राम दरबार की आरती में शामिल होने की अनुमति दी है। इसके बाद अब भक्त राम मंदिर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित राजा राम के दरबार की आरती में भी श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। भक्तों को यात्री सेवा केंद्रों से ही भौतिक उपस्थिति के आधार पर इस आरती के लिए पास जारी किए जाएंगे। बता दें कि रामलला की तरह राम दरबार की आरती के भी लाइव प्रसारण के लिए ट्रस्ट ने दूरदर्शन को प्रसारण का अधिकार दे दिया है। दूरदर्शन की ओर से कैमरे आदि को लगाकर पूरा सेटअप विकसित किया जा रहा है, पर अभी तक इस आरती का प्रसारण होने से अभी चंद दिनों का विलंब भी बताया जा रहा है। दावा, जिनपिंग की सीक्रेट चिट्ठी से सुधरे भारत और चीन के रिश्ते। राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा, हम ट्रंप के टैरिफ से परेशान, फिर तय हुआ मोदी का चीन दौरा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकी और भारत के सौदों से चीन के हितों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई। यह दावा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल मार्च में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के खिलाफ अपने व्यापार युद्ध को और तेज कर रहे थे, तभी बीजिंग ने भारत से गुपचुप तरीके से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। चिट्ठी के जरिए उन्होंने दोनों देशों के संबंधों में सुधार की संभावनाएं टटोली थी और इसके बाद ही दोनों देशों के संबंध बेहतर होने शुरू हुए और इसके कुछ महीने बाद मोदी ने चीन जाने का प्लान बनाया। भारत में 6 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा जापान। पीएम मोदी ने दोनों देशों के अगले 10 साल का रोड मैप बताया। जापानी पीएम को भारत आने का न्योता दिया। बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं बल्कि भरोसा भी भारत पर है। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं और मोदी ने कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मोदी से पहले जापान के पीएम ईशिबा ने कहा कि भारत टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा। सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर का बेहतर परफॉर्मेंस इसकी वजह। खबर है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से जीडीपी में ये उछाल देखने को मिला है। एआई के लिए गूगल और मेटा से पार्टनरशिप करेगी रिलायंस। मुकेश अंबानी ने एनुअल मीटिंग में बताया, अगले साल जून तक जियो का आईपीओ आएगा। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं सालाना आम बैठक में इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के आईपीओ लाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये आईपीओ अगले साल जून तक आएगा। यह आईपीओ ग्लोबल स्तर पर शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा और इसके अलावा एजीए में 3 अन्य बड़े ऐलान भी किए गए। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्ट सब्सिडरी बनेगा। वहीं सब्सिडरी कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस बनाने का ऐलान किया गया है। एआई के लिए मेटा और गूगल के साथ पार्टनरशिप भी की गई है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे गर्व है कि जियो अपने आईपीओ की सभी तैयारियां कर रहा है। हमारा लक्ष्य 2026 की पहली छमाही तक जियो को लिस्ट करना है, बशर्ते सभी जरूरी मंजूरियां मिल जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आईपीओ दिखाएगा कि जियो अपने बराबरी की ग्लोबल कंपनियों की तरह ही भारी वैल्यू पैदा करने में सक्षम है। नेपाल के गर्भगृह में नेताओं और रसूखदारों को एंट्री क्यों? मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा। कहा आम भक्तों को भी अनुमति मिले।
फैसला सुरक्षित। खबर है कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश पर रोक और नेताओं, वीआईपी और प्रभावशाली लोगों के विशेष प्रवेश को लेकर मामला अब इंदौर हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि हजारों दूर दराज से आने वाले भक्त बाहर से ही बाबा महाकाल के दर्शन करने को मजबूर हैं, जबकि नेता और वीआईपी लोग आसानी से गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं। युगल पीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की और इसमें प्रदेश सरकार, महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट समिति, उज्जैन कलेक्टर और एसपी को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इंदौर की याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने एडवोकेट चर्चित शास्त्री के माध्यम से हाईकोर्ट में दलील दी कि प्रभावशाली लोगों को महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूजा का अवसर मिलता है, जबकि दूर दराज से आने वाले लाखों श्रद्धालु केवल बाहर से ही दर्शन करने को मजबूर रहते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। सदस्य देशों को लोन देने से लेकर उनके आर्थिक प्रभाव देखने की जिम्मेदारी होगी। खबर है कि रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पटेल अगले 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। उर्जित पटेल 2016 में आरबीआई के 24वें गवर्नर बने थे। उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी, लेकिन 2018 में निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पटेल को भारत की नई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को बनाने वाला माना जाता है। उनकी लीडरशिप में बनी रिपोर्ट की वजह से भारत ने 4% सीपीआई को इन्फ्लेशन का टारगेट बनाया था। सुप्रीम कोर्ट महिला वकीलों के लिए पीओएसएच कानून लागू करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। केंद्र व बार काउंसिल को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों के लिए वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा पीओएसएच कानून 2013 लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। यह याचिका एडवोकेट और लेखिका सीमा जोशी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि महिला वकील बार राज्य काउंसिल या फिर बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन पीओएसएच एक्ट का सीधा लाभ उन्हें नहीं मिलता। इससे अलग अलग राज्यों में असमान स्थिति बन रही है और महिला वकीलों को सुरक्षित माहौल की गारंटी नहीं मिल पा रही है। इंडिगो टर्किश विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ा सकेगी। डीजीसीए ने मंजूरी दी। पहले 31 अगस्त तक खत्म करने का आदेश दिया था। एयरलाइन कंपनी इंडिगो को बड़ी राहत मिली है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइन से बोइंग 777 विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब यह करार फरवरी 2026 तक चलेगा। इन विमानों से दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के लिए उड़ानें संचालित होती हैं। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि यह मंजूरी बेहद अहम समय पर मिली है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक हालात में फ्लाइट संचालन में स्थिरता और यात्रियों को सुरक्षा मिलेगी। इंडिगो ने कहा कि इससे भारत को हवाई सेवाओं में नुकसान होने से बचाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को पीक सीजन में इस्तांबुल और अन्य जगहों पर सीधी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। महुआ मोइत्रा बोली, शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। कहा, घुसपैठ के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार। भाजपा बोली, टीएमसी की हिंसक संस्कृति सामने आई। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने नादिया जिले में घुसपैठ मुद्दे पर कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है और अगर घुसपैठ हो रही है तो अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। बंगाल भाजपा ने उनके इस बयान से जुड़ा हुआ एक वीडियो एक्स पर शेयर किया। वहीं दूसरी पोस्ट में भाजपा ने लिखा कि जब महुआ गृह मंत्री का सिर काटने की बात करती हैं तो यह टीएमसी की हताशा और हिंसा की संस्कृति को उजागर करता है, जो बंगाल की छवि को धूमिल कर रही है और राज्य को पीछे धकेल रही है। राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को गाली तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पटना में चले लाठी डंडे। मुजफ्फरपुर आरा में भी झड़प। गाली देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शुक्रवार को पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वे राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।
बवाल के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। 30 मिनट चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। इस मामले में मुजफ्फरपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान रोड का घेराव किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरा में भी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसके बाद बात आगे बढ़ गई और कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू किया और नारेबाजी भी की। अमित शाह बोले, पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। राहुल में थोड़ी सी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे और इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है कि इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। शाह ने कहा कि मोदी जी की माता जी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता है। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी सी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे गए अपशब्दों पर माफी मांगे। अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे राजभवन के नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया, राहुल, दिग्विजय, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं। कोई मौत का सौदागर कहता है जहरीला सांप तो कोई नीच रावण, भस्मासुर और वायरस कहता है। आज का सुविचार, यदि आप लाइफ में सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करें। किसी के लिए किया गया आपका व्यवहार ही आपके लिए उसका व्यवहार डिसाइड करता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।